नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग देख ही रहे होंगे कि योगी जी ने अपनी कैबिनेट बनाई और आज उन्होंने शपथ ग्रहण किया लखनऊ में। इस शपथ ग्रहण में पिछली जो सरकार थी 2017 में बैठी और अब 2022 में बैठी, इन दो सरकारों के बीच में एक बहुत बड़ा मूलभूत परिवर्तन दिखाई पड़ा संविधान के हिसाब से। दो तीन बातें हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। एक, गुत्थियाँ मुझे लगता है बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न रहता है, कितने मंत्री हो सकते हैं, मंत्रियों के लोग के प्रावधान क्या है, और कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और राज्य के अलावा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर, इनके अधिकारों में क्या हायरार्की है। इन अधिकारों में ही हमको देखने को मिलेगा कि योगी सरकार ने इस बार कैसे पावर ज़्यादा मुख्यमंत्री सेंट्रिक कर दी है। यानी कि पिछली बार जो प्रैक्टिकल समस्याएं लोग कह रहे थे, उनके अलावा ये उम्मीद लगाई जा रही थी, जैसे मोदी जी ने जब 2.0 गुजरात शुरू किया था तो उन्होंने चढ़ाई करनी शुरू कर दी थी, सेंट्रिक पावर ज़्यादा पावर आना शुरू हो गया था और लोगों का विश्वास भी चूंकि मोदी जी के ऊपर ही था, इसलिए निर्णय में मोदी जी एक्सक्लूसिव भूमिका में आने लगे थे। वैसे ही उत्तर प्रदेश में भी माननीय योगी जी सरकार में आते ही जो कुछ थोड़ी बहुत कमियां काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वजह से रही होंगी, उनको दूर करते हुए इस बार उन्होंने ये किया। अब इसमें कानून की चर्चा कर लेते हैं। आर्टिकल 75 जो केंद्र की सरकार का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाता है और आर्टिकल 164 यानी कि आर्टिकल 164 जो कि राज्य की सरकार बनाता है, राज्य में कितने मंत्री होंगे और कैसे मंत्री होंगे। तो आर्टिकल 75 केंद्र की सरकार के लिए और आर्टिकल 164 राज्य की सरकार के लिए है और इन में ये प्रावधान किया गया है। पहले क्या था कि 2003 से पहले, मैं अगर कहूँ 26 अप्रैल 2003 से पहले कितने भी मंत्री बनाए जा सकते थे। चूँकि 1989 के बाद केंद्र में सरकार कोई ऐसी नहीं बैठी जो कि मैं कहूँ कि सुदृढ़ सरकार थी या बहुमत की सरकार थी, तो नतीजा ये निकलता था कि बहुत सारी पार्टियों से मिलकर सरकारें बनती थी और सरकारें बहुत सारी पार्टियों से जब मिलकर बनती थी तो जिसको एक व्यक्ति भी है उसको जोड़ना है तो वो कहता था मुझे मिनिस्टर बना दो। इस तरह मिनिस्टर्स कभी कभी इतने हो जाते थे कि मालूम पड़ा सरकार का सारा लोड मिनिस्टर होगा तो उसके सैलरी तो उतनी ही मिलेगी, लेकिन उसका प्रोटोकॉल बढ़ जाएगा, उसके ऊपर खर्चे बढ़ जाएंगे, उसकी गार्ड बढ़ जाएगी और दुनिया भर के ऊपर के खर्चे आ जाते हैं जब मंत्री बनेगा। तो मंत्री आप कितने भी रख लीजिए। तो वाजपेयी सरकार ने 2003 में 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी कि 91वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लेकर आए और जिसमें उन्होंने कहा कि आर्टिकल 75 आर्टिकल 164 के तहत अगर यूनिलेटरल कोई असेंबली है, यानी कि केवल एक असेंबली है जिसको हम लोकसभा कहें या फिर राज्य में हम कहें कि ये विधानसभा है, तो फिर उसकी टोटल स्ट्रेंथ का 15% से ज़्यादा मिनिस्टर नहीं हो सकते। टोटल मिनिस्टर मिनिमम 12 होने ही चाहिए और जो छोटी छोटी स्टेट हैं जिनमें 32 विधायक हैं, किसी में 40, उनको 7 के बारे में कहा गया था कि मिनिमम 7 रखेंगे और उसके ऊपर मतलब वो एडजस्टमेंट हो सकता है। तो फिर बात यहाँ पर आई थी कि योगी सरकार की और जहाँ पर डुअल असेंबली है यानी कि विधानसभा विधान परिषद दोनों है, तो दोनों की टोटल स्ट्रेंथ का 10%, यानी कि अगर केंद्र की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा के टोटल मेंबरशिप को मिलाकर 10% से ज़्यादा की बड़ी कैबिनेट नहीं हो सकती और मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं हो सकती, और अगर केवल एक हाउस केवल लोकसभा लेंगे तो फिर उसके 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती। यही राज्यों में लागू है। यानी कि अब अगर उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएँ हैं तो 403 विधानसभा सीटों के लिए उसका 15% यानी कि 60 से ज़्यादा मंत्री नहीं हो सकते। योगी सरकार की खास बात यह है कि पिछली बार भी उन्होंने पूरे 60 मंत्री नहीं रखे थे। पिछली बार की कैबिनेट से, पिछली बार की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से इस बार चूंकि बढ़ाया है, लेकिन परिवर्तन क्या किया ये समझना चाहिए। डिप्टी चीफ मिनिस्टर पिछली बार भी 2 थे, इस बार भी 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं। पिछली बार जो टोटल कैबिनेट थी, जो टोटल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मैं बार बार कैबिनेट कह रहा हूँ, ये गलत शब्द है, कैबिनेट अलग चीज़ होती। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर वर्ड इस्तेमाल किया गया है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का वर्ड का मतलब ये होता है कि पूरी उसमें चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, चाहे वो स्वतंत्र प्रभार का मिनिस्टर हो या राज्य मंत्री हो, सब मिलाकर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनती है।
पिछली वाली योगी जी की जो सरकार बनी थी उसमें टोटल 47 मेंबर्स थे, यानी कि 60 में से 13 कम 47 मेंबर्स थे। मुख्यमंत्री मिलाकर 25 कैबिनेट मंत्री थे, 9 इंडिपेंडेंट चार्ज के मंत्री थे और 13 स्टेट मिनिस्टर थे। अब इनके पहले बंटवारों को समझ लेना चाहिए कि क्या डिप्टी चीफ मिनिस्टर को कोई अतिरिक्त प्रोटोकॉल मिलता है, क्या वो चीफ मिनिस्टर के बराबर ही होता है या उसको कोई अधिक अधिकार मिलते हैं। देखिए, चीफ मिनिस्टर भी कैबिनेट मंत्री होता है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी कैबिनेट मंत्री होता है। केवल संविधान में जो प्रावधान है उसमें ये कहा गया है ऑन द एड एंड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर, तो चीफ मिनिस्टर की ही रिकमेंडेशन होती है, यानी कि जो पावर मुख्य रूप से है वो चीफ मिनिस्टर के पास पावर है जो विधायक दल ने चुना है या जिसको शपथ दिलवाएगी। बाकी डिप्टी चीफ मिनिस्टर नाम की कोई पोस्ट हमारे संविधान में नहीं मेंशन की गई है, हम उसको कह भी नहीं सकते, लेकिन वो कैबिनेट मंत्री तो होते ही। डिप्टी चीफ मिनिस्टर को केवल हम ये कहें कि उसका ओहदा बढ़ा दिया, चीफ मिनिस्टर के बाद नंबर 2 नंबर 3 की बात बता दी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। जैसे बाकी कैबिनेट मिनिस्टर काम करते हैं वैसे ही ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी काम करते हैं। सैलरी वैलरी में भी कोई फ़र्क डिप्टी चीफ मिनिस्टर के नहीं होता, उनके जो एडवांटेजेस हैं उसमें भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर का कोई फ़र्क नहीं होता, केवल उसका ओहदा बढ़ जाता है और चीफ मिनिस्टर जैसे पावर देना चाहे वैसे उसको एक्स्ट्रा कुछ मंत्रालय, कुछ चीज़ें, कुछ विशेष मंत्रालय दे देता है। तो ऐसे ये जो दो डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाए हैं वो पिछले वाले केशव मौर्य तो रिपीट हो गए, लेकिन अब की बार ब्रजेश पाठक जी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। मुझे लगता है ये फैसला इसलिए लिया गया होगा क्योंकि वो इससे पहले लॉ मिनिस्टर थे और किसी भी सरकार में होम मिनिस्टर के बाद अगर सबसे महत्वपूर्ण इंटरनल मामलों को लेकर, स्टेट के मामलों को लेकर, केंद्र की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टेट के मामलों को लेकर अगर होम मिनिस्टर के बाद सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड कोई व्यक्ति होता है तो वो लॉ मिनिस्टर होता है। और लॉ मिनिस्टर अगर मैं कहूं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बराबर ही कुछ पावर रखता है तो गलत नहीं होगा, या उससे उसी कैटेगरी का होता है तो गलत नहीं होगा। इसलिए वो लॉ मिनिस्टर थे। लॉ मिनिस्टर को अगर यहाँ पर डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया गया है तो कैबिनेट का दर्जा लेते हुए वही प्रोटोकॉल, वही चीज़ें उसको मिलने वाली हैं और उसका ओहदा बढ़ा दिया। हम ये कहें कि एक लॉ मिनिस्टर को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाकर उसका ओहदा बढ़ाया। दूसरी बात, अब बात करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स की। तो जो मिनिस्ट्रियां होती हैं, कैबिनेट मंत्री का मतलब ये है कि वो निर्णय में पार्टिसिपेट करते हैं। चीफ मिनिस्टर की जो काउंसिल में जो मिनिस्टर निर्णय करेंगे उसमें कैबिनेट मिनिस्टर निर्णायक भूमिका में होते हैं। ये कैबिनेट मंत्रियों के अलग मंत्रालय होते हैं और उन मंत्रालयों के लिए कैबिनेट मंत्री ही रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरी बात, तो एक बात समझ में आई कि कैबिनेट मंत्री मतलब कि वो एक पर्टिकुलर मंत्रालय जिसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट हो सकते हैं उसका वो एक्सक्लूसिव चीफ होता है और इसके लिए कुछ डिप्टी उसको दिए जाते हैं जिनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स कहते हैं, यानी कि राज्य मंत्री। याद रखिएगा, राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री के मातहत रखने, यानी कि उनके सहयोगी, सहायक, डिप्टी जो भी कह लीजिए उसकी तरह रखे जाते हैं। अब बात आती है स्वतंत्र प्रभार। स्वतंत्र प्रभार कैबिनेट में तो कैबिनेट मंत्री तो नहीं होते, लेकिन कैबिनेट मंत्री से ही थोड़ी कम पावर रखनी है कि स्टेट मिनिस्टर से ज़्यादा इम्पॉर्टेंस इंडिपेंडेंट चार्ज के स्टेट मिनिस्टर की होती है। और इंडिपेंडेंट चार्ज स्टेट मिनिस्टर ज़्यादातर हम ये देखते हैं कि जो पहले बहुत बड़े कैडर के लोग होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड लोग होते हैं, उनको कैबिनेट मंत्री बनाने की बजाय सरकार उनको स्टेट मिनिस्टर्स विद इंडिपेंडेंट चार्ज बनाती है। अच्छे कैडर के, अच्छे होशियार लोग जिनको लगता है कि इनको कैबिनेट का काम देना चाहिए, लेकिन पहली बार में कैबिनेट न देकर इंडिपेंडेंट मिनिस्टर बना लेते हैं, क्योंकि ये स्वतंत्र प्रभार के जितने मिनिस्टर रहते हैं ये सीधा मुख्यमंत्री को रिपोर्टिंग करते हैं। जो भी डिपार्टमेंट, जो मंत्रालय मुख्यमंत्री अपने पास रखता है उसको वो स्वतंत्र प्रभार के माध्यम से चलाता है। तमाम तरह के डिपार्टमेंट उसको बांट देता है या मिनिस्ट्रियाँ बांट देता है। इसका मतलब ये हो गया कि बिल्कुल वैसे ही जैसे कैबिनेट मंत्री होता है और वो पूरी पावर अपने मंत्रालय के रखता है और उसके डिप्टी मिनिस्टर्स यानी कि स्टेट मंत्री, राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री को रिपोर्टिंग करते हैं, सीधे मुख्यमंत्री को रिपोर्टिंग नहीं करते। और कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री को रिपोर्टिंग करता है और जब निर्णय होता है तो कैबिनेट मंत्री मुख्यमंत्री के साथ बैठता है। लेकिन स्वतंत्र प्रभार मुख्यमंत्री को सीधी रिपोर्टिंग करता है और जब निर्णय होता है तो वो कैबिनेट के साथ नहीं बैठता है, यानी कि वो सीधा मुख्यमंत्री के संपर्क में होता है। अब फिर से समझ लीजिए, कैबिनेट मंत्री
जो अपने डिपार्टमेंट का, अपने मंत्रालय का एक्सक्लूसिव हेड होता है, वो मुख्यमंत्री को रिपोर्टिंग भी करता है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिस समय बैठती है उस समय निर्णायक भूमिका में भी होता है। स्टेट मिनिस्टर्स विद इंडिपेंडेंट चार्ज यानी कि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, ये सीधा मुख्यमंत्री को रिपोर्टिंग करता है, लेकिन ये कैबिनेट के निर्णय में शामिल नहीं होता, मुख्यमंत्री इसके बिहाफ पर बात करता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे कैबिनेट मंत्री का जो राज्य मंत्री होता है वो कैबिनेट की बैठक में नहीं बैठता है, राज्य मंत्री सीधी रिपोर्ट कैबिनेट मिनिस्टर को करता है, कैबिनेट मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को जाती है, ये वो कैबिनेट को जाती है, और इंडिपेंडेंट प्रभार सीधा मुख्यमंत्री को रिपोर्ट करता है और वहाँ से कैबिनेट के सामने बात रखी जाती है और ऐसे निर्णय होते हैं। मैंने आपको बताने की कोशिश की कि चीफ मिनिस्टर जो संवैधानिक पोस्ट है, संविधान में जिसकी चर्चा की गई है, क्योंकि कहा गया है कि सरकार तो राज्यपाल की होती है लेकिन उसकी एड एंड एडवाइस के लिए उसके पास एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है जिसका हेड चीफ मिनिस्टर होता है, और चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट राज्यपाल करता है, चीफ मिनिस्टर की रिकमेंडेशन पर बाकी मंत्रियों का अपॉइंटमेंट किया जाता है। ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर कोई अलग से संवैधानिक प्रावधान नहीं है, ये चीफ मिनिस्टर के डिस्क्रिप्शन पर है, और जाति समीकरण, क्षेत्रीय समीकरण, पावर के समीकरण, इन सबको बैलेंस में रखते हुए बनाया जाता है। और इसी प्रकार कैबिनेट मंत्री के मातहत उनके सहायक राज्य मंत्री, और चीफ मिनिस्टर के सहायक स्टेट मिनिस्टर्स विद इंडिपेंडेंट चार्जेस, ऐसे ये मंत्रालय बनते हैं। अब मैं बताना चाहता हूं कि पिछली बार और इस बार में क्या ऐसा परिवर्तन आया जिस परिवर्तन की वजह से मैं ये कह रहा हूं कि योगी जी ने शुरू से ही चढ़ाई करनी शुरू कर दी। ये हम सभी जान रहे थे कि पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर्फ दो नामों पर लड़ा गया, वो थे मोदी जी और योगी जी। इनकी जोड़ी ही उत्तर प्रदेश में चुनाव की मुखिया के रूप में आई और इनकी जोड़ी ने ही उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई। बाकी लोग सहयोगी की भूमिका में थे, बाकी लोग फॉलोअर्स की भूमिका में थे। इनका जो प्लान बनता था उसको पूरा करने के लिए जो मेहनत मशक्कत कर सकते थे वो सब कुछ कर रहे थे। तो योगी जी और मोदी जी के सहयोग से ये सरकार बनी, यानी कि उनके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ा गया और सरकार बनी। लेकिन अब चूंकि चीफ मिनिस्टर इस बार, योगी जी इस बार मुखर होकर आए और उनका बुलडोजर, उनके स्टेटमेंट, उनके कार्यकलाप, उनकी गतिविधियां, ये सब सहयोगी थे। इसलिए पिछली बार ये कमी थी, पिछली बार सरकार सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में बनी थी और योगी जी को नॉमिनेट किया गया था, उनको मुख्यमंत्री बनाया गया था। उन्होंने पूर्वांचल में अच्छा रोल प्ले किया था, ऐसा कहते हैं, पूरे प्रदेश में भी किया था, लेकिन मुखरता से सामने सिर्फ योगी जी थे। योगी जी ने बिना किसी चीफ मिनिस्टर के चेहरे के, अपने चेहरे पर ही चुनाव लड़वाया था। इस बार योगी जी प्रमुखता से आए, इसलिए योगी जी ने जो सरकार इस बार बनाई उसमें क्या परिवर्तन किए ये समझिए। पिछली बार चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मिलाकर 25 कैबिनेट मंत्री थे, 25। इस बार 16 कैबिनेट मंत्री हैं, 16 और 3 मिला लीजिए, 3 मैं कहूं कि चीफ मिनिस्टर और डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ये मान लीजिए। तो ऐसे करके इस बार पिछली 25 कैबिनेट मंत्रियों की संख्या से इस बार कैबिनेट मंत्रियों की संख्या कम होगी, जबकि ज़रूरत कैबिनेट मंत्रियों की ज़्यादा होती है मंत्रालयों को देखने के लिए। हम कैबिनेट मंत्रियों को कभी कभी इतने कम होते हैं, जैसे इस पिछली बार भी 25 कैबिनेट मंत्री थे, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास 11 मंत्रालय थे, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पास 4-4 मंत्रालय थे, कुछ वरिष्ठ मंत्रियों, कैबिनेट मंत्रियों के पास 2-2, 3-3 मंत्रालय थे। यानी कि हम कैबिनेट मंत्रियों की हमें ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है अगर मंत्रालयों को पूरा फुल फ्लैश पावर देनी है तो। लेकिन पिछली बार 25 की संख्या को कंपेयर करें तो इस बार 16 कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। पिछली बार स्टेट मिनिस्टर्स विद इंडिपेंडेंट चार्ज 9 थे, इस बार 14 बनाए गए हैं, 14 बनाए गए हैं। और पिछली बार जो स्टेट मिनिस्टर थे वो 13 थे, इस बार 20 बनाए गए हैं। अब इसका मतलब समझने की कोशिश करते हैं। सरकार ने यह तय किया कि ज़्यादा से ज़्यादा मंत्रालय चीफ मिनिस्टर के पास रहेंगे, यानी कि पहले 25 कैबिनेट मिनिस्टर होते थे, 16 कैबिनेट मिनिस्टर रह गए, यानी कि 9 कैबिनेट मिनिस्टर की पावर
अब चली गई चीफ मिनिस्टर के पास। तो चीफ मिनिस्टर जो 11 मंत्रालय देखते थे, उनके पास और मंत्रालय जाना स्वाभाविक है, यानी कि उनके पास बहुत ज़्यादा मंत्रालय अब हो जाएंगे, लेकिन वो मंत्रालय संभालेंगे कैसे? तो वो जो 9 उनके पास डिपार्टमेंट पिछली बार वो 11 मिनिस्ट्रीज होती थी, इस और उन 11 मिनिस्ट्रियों के लिए उनके पास इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स होते थे, 9 थे। इस बार मिनिस्ट्री बढ़ेंगी योगी जी के पास, तो फिर 14 इंडिपेंडेंट मिनिस्टर उन्होंने अपने पास रखे हैं, यानी कि 14 स्वतंत्र प्रभार के मिनिस्टर रखे। मिनिस्ट्रियां बढ़ेंगी, योगी जी ज़्यादा मिनिस्ट्रियों को अपने पास रखेंगे, उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको उन पर काम करने के लिए स्टेट मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट चार्ज ज़्यादा चाहिए। इसलिए इस बार इंडिपेंडेंट मिनिस्टर ज़्यादा बनाए गए हैं, 14 बनाए गए हैं, और कैबिनेट मंत्री चूंकि इस बार कम कर दिए गए हैं, 16 कैबिनेट मंत्री बनाए हैं। इसका मतलब ये हो गया कि कैबिनेट मंत्रियों के पास भी मंत्रालय बढ़ेंगे, और जो उनके बेस्ट अनुभवी मंत्री हैं उनको ही कैबिनेट मिनिस्टर बनाकर यहाँ पर बिठाएंगे। तो उनके सहयोग के लिए 20 स्टेट मिनिस्टर्स की आवश्यकता पड़ेगी। पिछली बार केवल 13 स्टेट मिनिस्टर थे, जबकि कैबिनेट मंत्री 25 थे। इस बार कैबिनेट मंत्री 16 हैं और स्टेट मिनिस्टर्स उनके सहयोगी या सहायक के रूप में 20 मंत्रालय। इसका मतलब बिल्कुल साफ हो गया कि हम कैबिनेट, चूंकि कैबिनेट ही सब कुछ होती है, कैबिनेट ही फाइनल होती है, तो जो बहुत अनुभवी मंत्री हैं उनको हम फुल फ्लैश पावर देंगे, उनके सहायक के रूप में हम ये स्टेट मिनिस्टर्स बिठाएंगे, और चीफ मिनिस्टर के पास ज़्यादा मंत्रालय चले जाएंगे, और ये जो इंडिपेंडेंट चार्ज के मिनिस्टर हैं ये उनके सहायक मंत्री होंगे जो उनको रिपोर्टिंग करेंगे। इसलिए योगी जी ने सरकार बनते ही, मुझे जो समझ में आया कि सरकार इस बार जो बनी है उसमें ये अमूल चूक परिवर्तन करके ये बताने की, ये करने की कोशिश की है कि निर्णायक भूमिका में एक्सक्लूसिवली में बहुत सारे वो मंत्रालय, जिन मंत्रालयों में कुछ ऐसी संभावनाएं हैं कि उनसे एडमिनिस्ट्रेशन पर प्रभाव पड़ सकता है, उनसे समाज पर प्रभाव पड़ सकता है, उनका मैसेज गलत जा सकता है, वो सारे मंत्रालय अब अपने पास रखेंगे वो, और इंडिपेंडेंट मंत्रियों को विद स्वतंत्र प्रभार, यानी कि स्टेट मिनिस्टर विद स्वतंत्र प्रभार उनको संभालने के लिए होंगे, जो उनको रिपोर्टिंग करेंगे। निर्णय ज़्यादा नहीं ले पाएंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, मुख्यमंत्री की सलाह के बाद ही वो कोई निर्णय ले सकते हैं। और बाकी जो स्टेट मिनिस्टर बढ़ा दिए हैं, कैबिनेट मिनिस्टर कम कर दिए हैं, यानी कि कैबिनेट के जो उनके अपने खास मिनिस्टर्स होंगे, उन मिनिस्टरों को स्टेट मिनिस्टर रिपोर्टिंग करेंगे और कैबिनेट मंत्री निर्णय लेंगे, और सामूहिक निर्णय फिर जो होगा वो कैबिनेट के बीच में होगा। वो निर्णय की भूमिका में अब चीफ मिनिस्टर, 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर और 16 कैबिनेट मंत्री, ऐसे करके अब मैं मानकर चलूं कि 18-19 लोग हो जाएंगे, और ये 18-19 लोग मिलकर कुछ मिलकर ही निर्णय कर पाएंगे। इनमें भी अलग अलग विषयों की अलग अलग कैबिनेट बैठेगी, कभी 5 की, कभी 7 की, कभी 8 की, ऐसे बैठाते हैं, वो चीफ मिनिस्टर तय करता है। तो कैबिनेट भी अलग अलग होगी, यानी कि निर्णय लेने वाले लोग अब कम हो जाएंगे, लेकिन मंत्री पिछली बार से बढ़ जाएंगे। इस बार 53 मिनिस्टर हैं, पिछली बार 47 मिनिस्टर थे, यानी कि 6 मंत्री बढ़ा दिए गए हैं, लेकिन पावर सेंट्रिक कर दी गई है चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट के। यानी कि योगी जी ने ये निर्णय कर लिया है कि प्रदेश को अब हम एक्सक्लूसिवली किस दिशा में ले जाने वाले हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे।